ये सवाल जो है निकाल लें, मैं देखता हूँ होस्ट कौन है भाई। होस्ट कोई नहीं है, नहीं खुद हूं ना होस्ट, तो मैं आप में से किसी को अलाउ कर देता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। करना है किसी को रिकॉर्डिंग? नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो स्टार्ट गई है, हो गई रिकॉर्ड है। हो रही है। अच्छा हो गई रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलें जी, अब आज हम क्वेश्चन ये वाला जरा निकाल लें आप लोग बुक से, मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन करा दूं एक एक करके, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। निकाल लिया? एक तो तुम लोग जवाब देने में बड़ी कंजूसी करते हो, ऐसा लगता है पैसे लोगे बात करने में भी। हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 नवंबर 2015 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे जो सवाल में कहा जा मान रहा लिया है, हाँ वो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ सुनिएगा। Telluride Limited started trading on 1st January 2015. It produces two products, the manure और the hemorrhage. अब वो माइनर और हेमरेज जो है वो आपको दो चीजें जो प्रोड्यूस करने के बारे में बात कर रहा है। आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल। यूनिट प्रोड्यूस किए गए हैं दोनों प्रोडक्ट के 800 एंड 600, यूनिट सोल्ड किए गए हैं 700 एंड 400, और डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आपको दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट का मतलब है कि 2 kg एट $6 पर kg का मतलब ये हुआ कि आपका एक यूनिट बनाने में आपको मटेरियल जो है वो क्वांटिटी वाइज 2 kg लगेगा, और 1 kg जो है वो $6 का है माइनोर में, और 3 kg एट 5 के हिसाब से हेमरेज में। दूसरा कह रहा है डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर आवर नहीं बोल रहा, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट बोल रहा है 4 आवर्स। 4 आवर्स का मतलब ये हुआ कि आपके जो है वो 800 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 4 घंटे रिक्वायर्ड हैं, तो और पर आवर 9 के हिसाब से वो ले रहा है। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है पर यूनिट, सेलिंग प्राइस आपको सवाल में दी हुई है 90 एंड 120। क्वेश्चन को समझिएगा, पहले हम रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट चलेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अभी इनिशियली तौर पर आपको शुरू में सवाल हो सकता है कि मुश्किल लगते हैं, जबकि उसको यूज टू होते हैं आप। Complete the following table to show the total direct cost incurred for each production in 3 months period ended 31st March 2015। भाईजान पहली बात तो ये सुन लें कि डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट ही होती है। थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूंगा, पहले सुन लें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल ओवरहेड, ये सारी खासतौर पे वेरिएबल ओवरहेड नहीं, ये तीन चीजें जो डायरेक्ट होती हैं ये प्राइम कॉस्ट भी कहलाती हैं। इसमें लेबर ऐड नहीं होती, ठीक है, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड होते हैं, तो ये प्राइम कॉस्ट कहलाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसमें ओवरहेड नहीं आएगा। तो अब आपसे जो बात कर रहा है कि दोनों प्रोडक्शन के बारे में आप बताइए, कितने मार्क्स का सवाल है ये, रिक्वायरमेंट कितने मार्क्स की है ये? आई थिंक ये 5 नंबर की 4 मार्क्स की है। 4 मार्क्स की है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। अब आपकी जो प्रोडक्ट आपकी जो पहली है माइनर और हेमरेज, अब आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करें, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर उठा के लिख दीजिए, कोई उसी मसला नहीं है। तो देखें, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा भाई, स्लो करेंगे, जरूरी नहीं आज ही पूरा सवाल कर लो। असल चीज है आधा करो लेकिन समझ में आ जाए, हमेशा मैं यही कहता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल आपको सवाल में दिया हुआ है, देखें सवाल में कैसे निकालेंगे डायरेक्ट मटेरियल, आपको निकाल कर दिया हुआ नहीं है तो
आप गौर कीजिएगा, डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है कि आपने 800 यूनिट बनाए हैं और कितना केजी है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 जरा कीजिएगा, देखें कितना आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। मैं कैलकुलेटर में खुद ही निकाल लेता हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों की आवाज नहीं निकलेगी जब मैं पूछूंगा। 800 9600 है उसका नहीं, मैं माइनस। करके दिखा रहा हूँ ना। तो ये 9600 कैसे आएगा, 800 इंटू 2 into 6 ना। हाँ, इंटू 2 इंटू 6, तो ये 9600 आएगा। इसी तरीके से जो दूसरा है वो कितना है, 600 into 3 इंटू into 3 5 इंटू 5, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 28,800। है 9000। 9,000 अच्छा आप वो कर रहे हैं, हाँ ठीक है 9,000। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल आ गया। फिर हम आ जाते हैं डायरेक्ट लेबर पे। जो डायरेक्ट लेबर है, इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर आपको दी हुई है कि डायरेक्ट लेबर जो है वो 800 इंटू 4 3200, ठीक है, इंटू 9, तो ये कितना आ गया 28,800। और दूसरा है 600 इंटू 4.5 इंटू 10, तो ये आपका कितना आ गया 27,000। इस तरह आपका ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आ गया। कोई मुश्किल बात नहीं थी, फ्री के मार्क्स थे, बशर्ते कि आप समझ लें। तो 9600 प्लस 28,800, ये आपके आ गए 38,400। इसी तरीके से 9,000 और 27,000, ये आ गया 36,000। ये डायरेक्ट कॉस्ट हो। अब उसने इसके बाद आपसे सवाल में कहा कि डायरेक्ट कॉस्ट के बाद रिक्वायरमेंट जो नेक्स्ट है, उसके लिए उसने कहा आपसे डायरेक्ट, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ रहा हूँ, इसको सुनिएगा। ये तो समझ में आ गया होगा ना आपके भाई, समझ में आ गया ये पॉइंट, ये रिक्वायरमेंट ए सबकी समझ में आ गई। कोई अगर एक भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आई हो तो वो रिपीट करवा सकता है मुझसे। हो गई, सबकी समझ में आ गई जी। रिपीट कर दें। तुम क्या अभी आई हो या पहले से बैठी हुई थी? सर उस वक्त नेट से नहीं चल रहा था। अच्छा, तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। वैसे सुन लो कि डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने जो पहली प्रोडक्ट है माइनर और हैम्ब्रिज, दोनों की प्रोडक्ट में 800 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं और 600 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से दोनों को कर लेंगे। डायरेक्ट लेबर के अंदर भी 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 आवर्स हैं और 9 उसका रेट है, तो मटेरियल और लेबर का टोटल करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें ये परेशान हो गया था हमारा अब्दुल्ला। एडिशन फॉर्म कह रहा है, इन एडिशन टू द 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स देयर वाज आल्सो अ सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट। डेटा रिलेटिंग टू द 3 डिपार्टमेंट्स वर एज फॉलोज। अब आपको नीचे जो आपको दिया हुआ है वो डाटा दिया हुआ है 3 डिपार्टमेंट्स का, जो कि आपके सामने आएगा। ये दिया हुआ है वही जिस तरह एब्जॉर्प्शन, देखें एब्जॉर्प्शन अगर आपको आती होगी तो आप करेंगे, डायरेक्ट ये चैप्टर नहीं करने, आप ये सवाल नहीं कर सकते थे। अब फ्लोर एरिया दिया हुआ है स्क्वायर मीटर के हिसाब से, पावर यूसेज दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, और आपको ये मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ये सुनिएगा जरा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। कहता है द फैक्ट्री सुपरवाइजर इज पेड $23,600 अ ईयर। हम बना रहे हैं क्वार्टरली, 3 महीने का रिकॉर्ड, और वो कह रहा है कि जो आपका फैक्ट्री सुपरवाइजर है उसको पेमेंट हो रही है 23,600 की ईयरली। तो उसको हम क्या करेंगे, 3/12 करके 3 मंथ का पूरा अमाउंट निकालेंगे। ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको परेशानी ना हो उस वक्त। इस टाइम इज स्पेंट इन प्रोपोर्शन, ये सुनिएगा जरा,
his time is spent in proportion to the direct labor hours worked in each production department। वो कह रहा है डायरेक्ट लेबर ने जितने घंटे काम किया वही आपका जो है वो अमाउंट आ रहा है डायरेक्ट लेबर का। तो अब इसमें भी करके बताऊंगा आपको, तो समझ में आ जाएगी आपके। अब्दुल्ला मकसूद, तुम्हारे समझ में आ गई थी ये बात? जी लेकिन सर वो यूनिट से क्यों मल्टीप्लाई करेगी, यूनिट प्रोड्यूस से? क्योंकि उसने डायरेक्टली लेबर की अमाउंट को ही कहा है कि आप जितने भी आवर्स आएंगे ना वही उसके अमाउंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डायरेक्ट लेबर आवर्स का, इसलिए द सर लीज रेट तो अलग होगा ना? है बेटा, मैं भी रेट तो बता अलग रहा है हूँ। ना? मैं पहले पॉइंट सारे पढ़ दूं फिर आपको समझाता हूँ, मैं ये करके दिखाता हूँ आपको पॉइंट, ताकि जब मैं पूरा पढ़ूं तो बीच में कहीं रुकना ना पड़े। तो हमेशा याद रखो जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन को A to Z सारा पढ़ लेना चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोई गलती ना हो जाए आपसे। नंबर 2 में कह रहा है द लीज स्पेसिफाइज दैट द रेंट इज 50,000 a ईयर। तो रेंट को भी आप 3/12 कर लेंगे, आपका डिवाइड होकर फिर उसके बाद फ्लोर एरिया पे चला जाएगा। द इनवॉइस फॉर पावर यूज्ड इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ ट्रेडिंग अमाउंटिंग टू $6,000। ये तो 3 मंथ का दिया हुआ है। डायरेक्टली पावर को जो है ऊपर किलोवाट वगैरह जो दिया हुआ है उसको आप डिवाइड कर लेंगे। डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। तो डेप्रीसिएशन आप निकालेंगे 20% और उसको जो है आप वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद वो क्या क्या, अच्छा डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होगी उसका 20% निकालेंगे और जो अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का उसको स्प्लिट कर देंगे वैल्यू ऑफ कॉस्ट से। सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अमाउंटेड टू $13,550 फॉर द 3 मंथ। ये भी 3 मंथ की डायरेक्ट निकाल कर दी हुई है, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में डायरेक्ट चली जाएगी। अच्छा जी, कॉस्ट बाय द डिपार्टमेंट। इसके बाद वो कह रहा है नंबर 6 में नो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज केप्ट। कोई इन्वेंट्री क्लोजिंग मटेरियल की मौजूद नहीं है, बची नहीं है, सब बिक गए। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इज अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की बेस के ऊपर इन्वेंट्री आपकी जो है फिनिश गुड्स में बची हुई है। अब वो आपसे रिक्वायरमेंट में मांग क्या रहा है, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू वैल्यू inventory by allocating overhead cost across departments for the 3 months ended 31st March 2015 where there is no allocated cost entered a zero। अब वो कह रहा है कि कोई भी जो चीज इसमें नहीं आएगी वहां पर आप जीरो मेंशन कीजिएगा, जिसमें एलोकेशन नहीं हो रही कॉस्ट की वहां जीरो मेंशन करना है आपने। तो अब वो यहाँ पर आपसे जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है, पहले तो चार्ट हम बना लेंगे भाई। ये 3 डिपार्टमेंट हो गए हैं अब। पहला कौन सा हो गया है, तो ये आप कर लेंगे पहले, टोटल लिख दें यहाँ पर, ये डिपार्टमेंट लिख दें आप माइनस और सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिन ये 3 डिपार्टमेंट्स आपके आ गए। अब जरा गौर से सुनना भाई, सबसे पहले उसने लिख के दिया आपको कि इस तरीके से आप लिख लें अलग अलग, तो आप टेंशन लिए बगैर जो नाम उसने दिए पहले वो लिख लें। सुपरवाइजर लिख रहा है उसने, सुपरवाइजर सैलरी उसने लिख के दिया है सवाल में। फिर उसने आपको लिख के दिया है रेंट, आप रेंट लिख लें। फिर पावर, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन, फिर डेप्रीसिएशन के बाद सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो डायरेक्ट चला जाएगा। सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद बस खत्म। अब आपको उसने कहा कि जो सुपरवाइजर का अमाउंट था वो 23,600 था साल का, तो उसको 3/12 कर लें।
23,600 डिवाइडेड बाय 4 कर लें, क्वार्टरली है ना, तो 5,900 का अमाउंट आता है। 5,900 का अमाउंट आता है सुपरवाइजर सैलरी को। उसने कहा था आपसे कि जो 5,900 का अमाउंट है ये बिल्कुल उसके इक्वल है जो आपके आवर्स कंज्यूम्ड हुए थे, प्रोपोर्शन ऑफ आवर्स का है। तो अब देखें आवर्स जो हुए थे वो मैनुअल डिपार्टमेंट में जो हुए थे 8,000 यूनिट बनाए थे। 8,000 थे ना, 8,000 800 थे, सॉरी जी 800 यूनिट बनाए थे। और अल्लाह भला करे एम्ब्रिज में जो थे वो बनाए थे 600 यूनिट, और एक जगह पर एक यूनिट बनाने में 4 आवर्स लग रहे थे और इसको एक यूनिट बनाने में 4.5 आवर्स लग रहे थे। तो उसने कहा कि जितने आवर्स होंगे वही आपका अमाउंट जो है वो प्रोपोर्शन करेगा 5,900 को, जो उसने ऊपर लाइन की थी। वरना हम इसको जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से करते या किसी और चीज से करते, लेकिन क्योंकि उसने यहाँ कंफ्यूज करने यही अब्दुल्ला फंसा था इसके अंदर। तो 800 इंटू 4 करना है बस, तो ये आपका आ जाएगा 3,200, और 600 इंटू 4.5 तो ये आ जाएगा 2,700। तो ये आर्ट्स प्रोपोर्शन को अगर आप टोटल करेंगे तो एग्जैक्टली ये 5,900 आ रहा है कि आपका जो 3 महीने में अमाउंट खर्च हुआ वो भी एग्जैक्टली इतना ही हुआ। तो इस अमाउंट को आप यहाँ लिख देंगे 3,200 एंड 2,700, और यहाँ बाकायदा जीरो मेंशन करेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं है। तो ये क्योंकि लेबर ने वहीं पर काम किया, सिर्फ सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं है। अच्छा अब आ जाए रेंट पर। तो रेंट आपको जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई, सवाल में रेंट कितना दिया हुआ है जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, 50,000। तो जब रेंट 50,000 दिया हुआ है मेरे भाई, तो हमें तो ईयरली दिया हुआ है, तो इसका भी 3/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 12,500। तो रेंट आ जाएगा भाई, आखिर में नहीं बोलना, समझ में नहीं आया प्लीज, आप लोग बीच में खामोश रहते हैं, जब मैं आखिर में पूछता हूँ कहते हैं सर पूरा रिपीट कर दें सर, प्लीज वो नहीं कीजिएगा। 12,500, 50,000 रेंट है ईयरली, हम क्योंकि क्वार्टरली बना रहे हैं तो 50,000 को डिवाइड बाय 4 कर दें या मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर दें, तो आपका जो टोटल रेंट है वो 12,500 है। अब बताइए कि रेंट जो है वो स्प्रेड कैसे किया जाएगा। रेंट के लिए क्या करेंगे हम, पता है आप लोगों को, रेंट किसके बेस पर करेंगे हम, फ्लोर एरिया। तो आपका जो फ्लोर एरिया है वो दिया हुआ है 2,500 एंड 2,000, 2,500 एंड 2,000। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 4,500 हो गया टोटल, रेशो बना लिया हमने। अब आपको मसला ही नहीं है, 12,500 मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ, शायद किसी को अभी भी समझ में ना आया हो। 12,500 मल्टीप्लाई बाय 2,500 डिवाइडेड बाय 4,500। इसी तरीके से 12,500 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाय 4,500। तो देखिए अमाउंट कितना आता है, 12,500 इंटू 2,500 डिवाइडेड बाय 4,500, ये आपका आ रहा है, अल्लाह बरा करे कितना आ रहा है भाई, 6944। 6,944। तो ये रेंट को उसने यही कहा था सवाल में, फ्लोर एरिया है भाई। वैसे रेंट होता ही फ्लोर एरिया पे, इसमें तो कोई शक नहीं है। फ्लोर एरिया का जो अमाउंट है वो है, अच्छा फ्लोर एरिया भाई सुनो मेरी बात अल्लाह के बंदो, फ्लोर एरिया तो उसमें भी है, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में भी है ना, तो 3 डिपार्टमेंट है इसके, 2,000 और ये 500 भी है, तो ये 3 हो गए। तीनों को अब आप जब डिवाइड करेंगे तो तीनों का टोटल कितना आएगा, 5,000 कर देंगे ना उसको। और जी जी फिर अब आ रहा है 5,000। 6,200। एक मिनट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रेशियो बना लेंगे, तीनों को टोटल करेंगे, डिनोमिनेटर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, और तीसरा जो अमाउंट है 12,500 इंटू 500 अपॉन 5,000, जब आप सबको 5,000 से डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बोलो क्या क्या आ रहा था भाई, 6,250
6250 बोलो भाई 5000 5000 और 1250 1250। तो ये आपका अमाउंट जो है रेंट का स्प्रेड हो जाएगा 6250 5000 और 1250। तो ये रेंट चला जाएगा। अब पावर के अंदर भी इसी तरीके से देख लेंगे कि पावर के अंदर आपको उसने क्या दिया हुआ है करने के लिए, उसने किलोवाट आवर्स दिए हुए हैं। तो किलोवाट आवर्स जो है देखिए अब तीनों में है, तो तीनों को नहीं बोलना, 12000 15000 और 3000, तीनों को आप प्लस कर लें और फिर करके बताएं। समझ में आ गया? तो आपको मैंने एब्जॉर्प्शन में करा चुका हूँ। 12000 12000 30,000 होगा ये। तो 30,000 की जो है वो पावर का अमाउंट कितना निकलेगा? पावर कितनी थी? 6000। अब मैं जबानी बता देता हूँ, 6000 मल्टीप्लाई बाय 12,000 डिवाइडेड बाय 30,000 कितना आ रहा है? 2400 2400। इसी तरीके से 6000 मल्टीप्लाई बाय क्या था जो अमाउंट, एक्चुअली मेरे पास किताब नहीं है ना, मेरे पास कैलकुलेटर वो जो मोबाइल है उसमें तुम्हारा जो है वो सवाल देख रहा हूँ। 3000 3000 और तीसरा क्या है? बस 3000 ही है बस। 600 600 600। तो ये आपका सबने एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन चल रहा है। अच्छा, डेप्रीसिएशन का जो है वो अमाउंट कितना निकलेगा? जल्दी से बताओ डेप्रीसिएशन की। पहले तो डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना निकलेगा? डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना निकलेगा भाई? डेप्रीसिएशन के लिए क्या चीज दी हुई है उसने पहले? कॉस्ट कितने की है? डेप्रीसिएशन ऑफ चार्ज रेट 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। डेप्रीसिएशन कितना है? कोई चीज दी हुई है डेप्रीसिएशन के लिए? सर ये नॉन करंट दिए हुए ना, नॉन करंट एसेट। हाँ, नॉन करंट एसेट कितने दिए हुए यार? दरअसल मुझे किताब नहीं है ना, बड़ी परेशानी हो जाती है। 9000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 20% से और फिर 3/12 निकाल लेंगे। जी 9000, बस नॉन करंट एसेट 9000 दिया हुआ है ना, तो 9000 का 20 9000 है ये आ गया 1800। 1800 आ गया ना? जी। 1800 तो ये साल का है, तो 1800 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये तो 450 आएगा। ठीक है, ऐसा ही है जी। सर ये समझ नहीं आया भाई। ये आपकी नॉन करंट एसेट की वैल्यू देखो बेटा मेरे बच्चे, सवाल में कितनी है नॉन करंट एसेट की वैल्यू? सवाल में जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? नॉन करंट एसेट कहाँ लिखे हुए हैं भाई? नीचे वाली पिक्चर में था नॉन करंट एसेट। जी नीचे वाली पिक्चर में होंगे। नॉन करंट एसेट नजर नहीं आ रहे मुझे यार, कहाँ लिखे हुए हैं? नॉन करंट एसेट की वैल्यू जो है 9000 9000 है या 90,000 है? 9000 है। सबसे ऊपर अच्छा ये 9000 है ना, तो ये 9000 ये इसकी है, मैनोर की है। फिर उसके बाद दूसरे वाली की कितनी है? एमरेज की कितनी है? 8000 8000 है। और उसके sales बाद दरअसल और सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की कितनी है? 3000। 3000। बस मैं दरअसल इसलिए कंफ्यूज हो गया, मेरे सामने नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा यार बगैर देखे कैसे बोलूं, मुझे पिक्चर में नजर नहीं आ रहा था वो। अब आपका ये जो आया ये 3/12 कर लें, फिर ये आया 1600, इसका 3/12 कर लें, फिर ये आया 600 है ना, इसका भी आप कितना कर लें? 3/12 कर लें। ऐसा ही है, करें ले ली। क्या आ रहा है? 450 450 और 400
400 और 150 और 150। 150 तो ये टोटल कितने हो गए? 400 550 1000। तो ये टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 1000। ये किसी की समझ में ना आया तो भाई पूछ सकता है दोबारा। तो डेप्रीसिएशन का टोटल अमाउंट में लिखेंगे 1000, फिर लिखेंगे क्या आया था भाई 450 400, यहाँ आएगा 450, फिर आएगा 400 और फिर आएगा 150 आई थिंक, हाँ 150। सबकी समझ में आ गया ये भाई? डेप्रीसिएशन दिया हुआ था, हर किसी के डिपार्टमेंट की कॉस्ट दी हुई थी नॉन करंट एसेट की, उसका आपने 20% निकाला, 1 साल का डेप्रीसिएशन आ गया, उसको क्वार्टर में कन्वर्ट कर दिया 3/12, तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन आ गया। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग आपने कैलकुलेशन करके लिख दिया। अच्छा, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आपका जो टोटल है वो 13,550 है, 3 महीने का डायरेक्ट निकाल कर दिया हुआ है, और वो किसी भी जगह पर नहीं खर्च होगा, वो अपने डिपार्टमेंट में जाएगा। 30 डैश नहीं लगाना है, 0 लगाना है, क्योंकि उसने कहा था कि आपको 0 लिखना पड़ेगा। 13,550 लिख देंगे। अब आप करेंगे इसका टोटल। जो अब आप टोटल करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएंगे, किसी ने टोटल किए हुए अब्दुल्ला, वरना टाइम वेस्ट होगा हमारा। अब्दुल्ला टोटल किए हुए ये या मैं नहीं करूं? सर मैं कर अच्छा, मैं कर आप भी करें, मैं भी कर लेता हूँ। 5,900 प्लस और भी आगे वाला आप कर लो, कोई और एवरेज कर लो। 5,900 12,500 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 13,550, ये आ गया 38,950। दूसरा वाला है 12,300 12,300, एवरेज आ रहा है 11,100। 11,100। और सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कितना आ रहा है? इसका भी टोटल करना है ना? 1,550 बस। अच्छा, 555 सही है। तो भाई ये आपकी रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट बी, कोई इतनी मुश्किल तो नहीं थी यार रिक्वायरमेंट ये। अब ये रिक्वायरमेंट सी पे आ जाते हैं, अल्लाह वाला करे। अब रिक्वायरमेंट सी में क्या कह रहा है, टाइम तो है अभी हमारे पास। तो रिक्वायरमेंट सी में आपको बी क्लियर हो गई सबको? बी क्लियर हो गई सबको भाई? जी सर। नाइबा आप हैं क्लास में? Requirement C, complete the following table to show the value of inventory of each product at 31st March 2015। जो आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास जो है वो आप क्या, पहले सुन लें रिक्वायरमेंट क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, वैल्यू पर यूनिट। अच्छा, ये टेबल आपने बनाना है, और उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स इन इन्वेंट्री कितने हैं और टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी है। ठीक है भाई, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको जो है कैसे करेंगे, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको शो करना है कि आपके पास रिक्वायरमेंट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो फॉलोइंग टेबल के अंदर कंप्लीट करना है वैल्यू पर यूनिट। तो वैल्यू ऑफ पर यूनिट जो आप निकालेंगे वो हर किसी की दोनों डिपार्टमेंट की अलग अलग लिखेंगे। तो वैल्यू ऑफ पर यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलें जी हम ये करके ही दिखा देते हैं आपको। और सुनना जरा, ये अब्दुल्ला कर लिया था तुमने ये? नहीं सर। वैल्यू ऑफ पर यूनिट देखो जरा। वैल्यू ऑफ पर यूनिट के लिए गौर सुनना भाई मेरी बात प्लीज। पहले मैं इनको दिखा दूं। आपने वैल्यू निकालने की सारी कॉस्ट ऐड कर दें। 38,400 कहां से आया? 38,400 ना भाई, ये देखें नजर आ गया। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की
माइनर के अंदर कॉस्ट कितनी है 38,400। आपने ओवरहेड की जो कॉस्ट अभी निकाली है वो है 12,300, दोनों को प्लस कर लें, टोटल कॉस्ट आ गई, मटेरियल की भी आ गई, लेबर की भी आ गई, ओवरहेड की भी आ गई। इनको प्लस करें जरा, कितना आ रहा है 38,400 प्लस 12,300, ये आ गया 50,700। तो ये 50,700, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा जगह साफ सुथरी नहीं बचेगी। ये आपके पास आ गया 50,700। 50,700 है, और आपको पता है कि आपने इसकी कितनी प्रोडक्ट बनाई है 800 यूनिट बनाए हैं, तो इसको डिवाइड कर दें 800 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 63.38। अगर दो डिजिट लेंगे तो ये आपके पास के आ जाएगा 63 ये मैं रेट लिख रहा हूँ यहाँ पर 63.38 पर यूनिट, ये पर यूनिट आ गया। इसी तरीके से दूसरे का भी मैं आपको जरा सॉल्व करके दिखा दूं। दूसरे का क्या आ रहा है सर 800 से क्यों किया डिवाइड? बेटा, उसने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं माइनर ने 800। तो 800 पूरी कॉस्ट आपकी थी 50,700, उसको 800 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी ना, पहले तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी, फिर जितने यूनिट आपने बेचे थे वो माइनस कर देंगे, जो बच गए यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास टोटल यूनिट जो थे, जरा सवाल में जाओ ऊपर वाली उस पर, बिल्कुल शुरू से बता देता हूँ, जल्दी से जाओ ऊपर, देखो कितने यूनिट थे टोटल पहले वाले प्रोडक्ट के, जल्दी से देखो 800 यूनिट, और उसने कितने यूनिट बेच दिए, उसने 700। कितने यूनिट बच गए 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट बचे, तो एक तो आ गई वैल्यू ऑफ एंडिंग यूनिट्स आ गए कि कितने यूनिट बच गए 100, और उसकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई बाय 63.38, दैट्स इट। आ गई समझ, बहुत आसान सी बात थी ये, अब्दुल्ला मकसूद समझ में आ गई बात। अब आप हैमरेज की कॉस्ट देखें, मटेरियल लेबर की कितनी है 36,000 करके तो दिखा रहा हूं मैं पूरा अपने हाथ से यार, 36,000 प्लस ये कितना था आपका 12,300, तो प्लस 12,300, ठीक है भाई, ये मैंने गलत लिख दिया यार, 12,300 था इसका, 1100 वो आएगा, 11,100, हाँ 11,100 आएगा, ये लिख देते हैं यार, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। ये कितना आ गया अमाउंट 47,100, 47,100 को किससे डिवाइड करेंगे 600, तो क्या आ गई पर यूनिट कॉस्ट 79, पूरा? 78.5 है ना, 79 नहीं 78.5 ओ भाई 78.5 ही लिखेंगे यार, तो क्या हो गया तुम्हें, अगर यहाँ पर 78.53 होता 538 होता तो फिर 54 करते हो उसको, तो ये 78.50 आएगा, 2 डिजिट लेना आपको। ये आपके पास दोनों रेट आ गए, ये पर यूनिट आपके पास आ गया। यहाँ तक सबकी समझ में आती है। अब आप देखें आपके पास एंडिंग जो यूनिट्स हैं, यूनिट एट एंड, 100 और 200। वो कितने 800 माइनस 700, मुनीर अपना मोबाइल को बंद कर दो जरा, और उसके बाद हैमरेज जो है, हैमरेज के कितने यूनिट थे भाई 600 200 400 माइनस 400, ये 200 बच गए। अब सिंपल, तो वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अब आपने ये हेडिंग जो डाली हुई है इसमें लिख दीजिएगा आप 100 इंटू 63.38 मल्टीप्लाई करो जरा, और 200 इंटू 78.5, जल्दी से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दो, बस खत्म, इतनी सी बात थी। 6338 6338। दूसरा बताओ 200 इंटू 78.50
15,700. 16,700 15,700. अच्छा 15700। ये लो जी। रिक्वायरमेंट कितनी आसान थी यार, ये असल चीज होती है क्वेश्चन को समझना। रिक्वायरमेंट सी में कुछ भी नहीं था यार, टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया टोटल यूनिट से, एक यूनिट की कॉस्ट आ गई एवरेज, उस जितने यूनिट बच गए थे बचे हुए यूनिट कैसे निकाले हमने, सेल यूनिट माइनस कर दिए टोटल यूनिट में। कोई मुश्किल बात थी ये? अब इससे भी ज्यादा आसान एक और बात है आगे, वो क्या कह रहा है आपसे रिक्वायरमेंट में, जरा पढ़िए रिक्वायरमेंट डी, रिक्वायरमेंट डी पढ़िए। रिक्वायरमेंट डी में कह मैन्युफैक्चरिंग रहा, अकाउंट बनाना। जी जी, रिक्वायरमेंट डी Manufacturing account for 3 months. प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर 3 मंथ एंडेड। बहुत आसान है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रिक्वायरमेंट डी। इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि अलग नजर आ जाए। रिक्वायरमेंट डी, manufacturing account for the 3 month ended, क्या डेट है भाई, 31 मार्च, 31 मार्च 2015। मैन्युफैक्चरिंग, जब मैंने शुरू में लेक्चर दिया था बोर्ड के ऊपर तो बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब होता है कि आगे पूरा एक प्रोसेस बताइए कि किस किस तरीके से मटेरियल लगा, लेबर लगी, ओवरहेड। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आप MLO वाली जो बात मैंने बताई थी, सबसे पहले आप देखें इसके अंदर आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट मटीरियल या रॉ मटीरियल। अब रॉ मटीरियल कितना है आपका, साफ सवाल में लिखा हुआ, ये देखिए आप ये ना समझेंगे मैं कहीं से लिख दिया मैंने कहीं से, ये देखें डायरेक्ट मटेरियल आपके पास कितना था, ये आपके सामने है 9,600 और 9,000 टोटल, तो कितना हो गया 18,600, तो 18,600 आपका आ जाएगा। तो 9,000 प्लस 9,600, ये आपका आ गया कितना 18,600। बहुत सिंपल है ये। मटेरियल के अंदर आप ऐड कर दें डायरेक्ट लेबर। अब जो आपकी डायरेक्ट लेबर है वो भी आपको ऊपर सवाल में दी हुई है 28,800, अभी आपने सॉल्व किया है, प्लस 27,000, इसका टोटल लिख लें आप, इसका टोटल आएगा 55,800। इन दोनों को आप प्लस कर लें, 18,600 ये आ रहा है 74,400। ये प्राइम कॉस्ट कहलाती है, मैंने ये बताई भी थी बोर्ड पे बात आपको जब पढ़ाया था। इस प्राइम कॉस्ट के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूरा प्रॉपर पूछा है तो आपको प्राइम कॉस्ट शो करनी पड़ेगी। प्राइम कॉस्ट के अंदर आप ऐड कर दें ओवरहेड। अब ओवरहेड भी आपने निकाला है, जो निकाला हुआ है उसको तरतीब से लिखना है बस। ओवरहेड अब आपने निकाला है, ओवरहेड कितना निकाला है आपने 12,300 प्लस 11,100 11,100, तो ये टोटल कितना आ गया 23,400। जल्दी बोला करो ना, 23,400। ये भी आप ऐड कर देंगे जब 7,4,400 प्लस 97,800। 97,800, ये आपके पास 97,800 आ गया कॉस्ट ऑफ सर प्रोडक्शन। ये 12,300 ऊपर से है ना जो हमने टोटल किया था? जी 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 वही है ये। अच्छा। कोई भी चीज अब ऐसी नहीं है जो आपने टोटल किया तो लिखना है, सब कुछ आपके सामने है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बता दो, सब कुछ आपके सामने है। सर सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें जाएगा ना? आ रहा है अभी वो भी आ रहा है। ये समझ में आ गई बात यहाँ तक? ये तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तक हो गया ना जी। अब आप इसके रिक्वायरमेंट ई पढ़िए, देखें क्या कह रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक लाना है ना इसको, तो वो नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही तो है, ये कॉस्ट वो ऑफ income प्रोडक्शन क्या statement नहीं मांग रहा आएगा, इनकम स्टेटमेंट में आएगा ना, प्रॉफिट में। क्या हो गया ठीक है। अब्दुल्ला? अब आप आ जाएं इनकम स्टेटमेंट, रिक्वायरमेंट ई, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या था, मार्च 31, 2015। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेवेन्यू यानी कि सेल। अब आपने जो सेल्स की हैं वो कितने यूनिट बेचे हैं आपने, 700 बेचे हैं,
90 के हिसाब से, और जनाब 400 यूनिट 600 थे, हाँ 400 यूनिट बेचे हैं 120 के हिसाब से, ये आ गए 700 इंटू 90 63,000। हेलो यार, 400 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 120, ये आ गया 48,000 प्लस 63,000, ये आ गया आपका 1,11,000। ऐसा ही है, ये आपकी आ गई 111,000 की सेल। इसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे लिखते हैं मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। अगर आपको सवाल में फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होती तो वो आप लिखते, इस वक्त नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे आप क्या चीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपने अभी निकाली है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपने कितनी निकाली है अभी 97,800, ऐड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 97,800। फिनिश गुड्स ओपनिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड हो जाती है और लेस हो जाती है अगर कोई फिनिश गुड्स एंडिंग गिवन हो। तो फिनिश गुड्स एंडिंग आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री आपको। फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री किस तरह गिवन है अभी आपने निकाली है मेरे भाई, ये देखिए 6338 और 15,700, मैं लिख भी देता हूँ 6338 प्लस 15,700, ये आपकी फिनिश गुड्स एंडिंग है। 6338 प्लस 15700, ये आ रहा है 22,038, ये आ रहा है ना आपके पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग 15,700 2238 22 22,038 22,038, ठीक है 22,038 जी 038 फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग माइनस कर दें आप इसमें से 97,800 माइनस 22,038, ये आपका आ जाएगा 25,762, यही आ रहा है ना कॉस्ट ऑफ सेल 275। 5 हाँ नहीं कर लिया मैंने, कर लिया 762 ठीक है 75,762, ये कॉस्ट ऑफ सेल है आपकी। जब आप माइनस करेंगे 1,11,000 तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट 35,238, तो ये आपके पास जो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में अगर कोई आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सेल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो लाजमी दिया हुआ है, तो सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंस आपको जो दिए थे वो थे जनाब मेरे भाई, कितने आए थे 15,550, 15,550, ये 15,550 15,550 माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 19688, 19688, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये सवाल ऐसा था जिसके अंदर आपको एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट था पूरा, तो आप कर सकते थे वरना नहीं कर सकते थे भाई। तो अच्छा सवाल था, मैंने कहा यार ये बिल्कुल थोड़ा सा हटके आया था, नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट वगैरह मांगता है तो कर लेते हैं हम, ये घुमा के पूछा था थोड़ा सा, लेकिन था आसान सवाल, लेकिन समझना मुश्किल था इस सवाल को। ये उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये आपने कॉपी पूरा करना है क्वेश्चन, जूम आउट कर दूं मैं, आपको कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट लेना है इसका,
या कॉपी कर लिया है? कर लिया। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। आज लाइबा क्लास में नहीं थी कि आज आवाज ही नहीं आ रही इसकी भाई? है भाई? हाँ नहीं है, शायद नेट का इशू था। और कौन कौन मुझसे, चलो खैर माशाल्लाह बिलाल भी आए हुए हैं। सर कल क्या करेंगे क्लास में? कल क्लास में क्या करेंगे बेटा? हर दफा क्लास में क्या करते हैं? मतलब कौन सा, मतलब मार्जिनल के सवाल करेंगे या हाँ, दोबारा कल आप हम- लेक्चर देंगे? नहीं अब तो डायरेक्ट पास पेपर कराऊंगा भाई, क्या हो गया, लेक्चर दे तो दिया आपको। जब तक क्वेश्चन बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो समझ में आएगा। आज अच्छा तुमने ही सवाल करा दिया, तुम्हारे कहने पे करा दिया मैंने ही सवाल। कल एक और सवाल कराएंगे, फिर सवाल कराएंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर अगले चैप्टर पे आएंगे हम। कल वैसे चलो तुमने बोल ही दी, अब्दुल्ला सुन लो, जो अभी मौजूद है उनका फायदा हो जाएगा। कल मैं वर्बली सबसे सुनूंगा इनकम स्टेटमेंट, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, चलें जी, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, ठीक है सर। अपना ख्याल रखिएगा।